हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और साथियों, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। अब वो समय आ चुका है जिस पल का आपको इंतजार था। तो साथियों, 13 जून से मैंने आपसे वादा किया था कि लाइव क्लासेज अपनी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा BSTC और PTT का सिलेबस है वो शुरू हो जाएगा। तो जी हाँ, आज 13 जून है और आज साथियों अपन BSTC और PTT के लिए विशेष रूप से इन दोनों क्लासेज के लिए है। बाकी साथियों सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का जीके सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अपना जो फोकस रहेगा वो BSTC और 2021 के PTT के पेपर के लिए रहेगा। BSTC और PTT में कौन से प्रश्न आएंगे उनको लेके यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों, आपकी राजस्थान जीके की ये थ्योरी की क्लास रहेगी, डेली है वो 9 बजे साथियों ये क्लास लाइव रहेगी जिसमें अपन थ्योरी पढ़ेंगे। और साथियों, अगर ये क्लासेज आप देखते हैं, इनको अच्छे से पढ़ते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठना है और नोट्स बनाते रहना है, तो साथियों BSTC के अंदर आप 450 पार आराम से कर सकते हैं। जीके में आप 40+ प्रश्न सही कर सकते हैं इन क्लासेज के माध्यम से। बस आपको इनको अच्छे से साथियों देखना है। मैं आपको वादा करता हूं कि आपने जो बुक खरीदी है ना, वो बुक भी पढ़ने का काम नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा यहां पे मैं आपको कंटेंट देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बुक इसलिए खरीदने का कहा था क्योंकि साथियों ये अपने आप में एक होना चाहिए। आपके पास मेरी क्लास नहीं हो तो फिर पढ़ने के लिए कुछ सामग्री भी होनी चाहिए। तो साथियों, आपको टाइम टेबल बता दिया गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। BSTC के लिए डेली की आपको 6 क्लासेज मिलने वाली है और PTT के लिए डेली की 7 क्लासेज मिलने वाली है। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर साथियों देखिए, राजस्थान का जीके पढ़ा रहा हूं, पहले से बता दूं, इतिहास से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? इतिहास से शुरू करेंगे। क्या कारण है इतिहास से शुरू करने का? इतिहास में साथियों कहानियां होती है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, रोचक तथ्य होते हैं, जिनसे आपकी साथियों राजस्थान जीके में रुचि पैदा हो जाएगी। तो साथियों आपको पढ़ने में और समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। और पहले से ही अनाउंस कर दूं कि इस जो ये वाली क्लास है आज की, इस क्लास से साथियों आपके BSTC 2021 में 3 प्रश्न बनने वाले हैं। इस क्लास से आपके BSTC 2021 में 3 प्रश्न पक्के हैं, यानी कि 3 गुणा 3 9 नंबर की साथियों ये क्लास रहने वाली है। तो इसको साथियों मिस नहीं करना है। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो सभी मित्रों को शेयर करके जोड़ लो। और बात रही कमेंट की, तो यहाँ पे साथियों थ्योरी की क्लास है। मेरी एक आदत है कि जो MCQ वाला टेस्ट होता है इसमें मैं आपको कह के कमेंट करवाता हूं कि कमेंट करो, उत्तर दो। लेकिन थ्योरी की क्लास में मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि थ्योरी की क्लास में मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो समझाने पे रहेगा। यहाँ पे मैं आपको कमेंट करने के लिए नहीं उस्काऊंगा और नहीं साथियों आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो सभी से निवेदन है, आराम से शांत दिमाग से क्लास को समझना है। अगर भागदौड़ वाली जिंदगी है तो एक बार आप इसको यहाँ पे रोक लो, आराम से जब आप फ्री हो जाओ तब अच्छे से इसको देखना है। क्योंकि साथियों क्लास देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझ में आना। तो मेरी कोशिश रहेगी, आप सभी के कमेंट आए थे कि सर बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करना है। आपको ऐसा सोचना है कि सामने वाले बंदे को जो आपसे पढ़ रहे हैं उनको जीके कुछ नहीं आता, ऐसा सोच के साथियों पढ़ाओगे सर आपने कहा तो साथियों हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी साथियों पूरी यहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। तो साथियों आज अपन राजस्थान एक परिचय पढ़ने वाले हैं। यहां से अपनी राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट होती है। तो आप एक बार से क्या करेंगे, हाँ शुभ कार्य है तो जय श्री गणेश का जयकारा लगा देंगे ताकि हमारी क्लास है वो सुचारू रूप से चले। और मैं आप सभी को BSTC 2021 और PTT 2021 में अच्छे अंकों के साथ सिलेक्ट होने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों देखिएगा, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान के बारे में बात की जाए कि साहब राजस्थान क्या है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक छोटे बच्चा को पता नहीं होता ना, वहां से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पहले साथियों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही थे, तो वो बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन 2006 के आसपास क्या हो गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद जो भारत का सबसे बड़ा राज्य रह गया वो कौन सा रह गया? राजस्थान रह गया। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो वो साथियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ये सारी बातें साथियों हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब साथियों ये राजस्थान है कहां पे, तो ग्लोब के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि भारत में राजस्थान कहां पे, तो साथियों भारत की जो उत्तर पश्चिम दिशा है ना, वहां पे आया हुआ राजस्थान। आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम कहां पे होती है? देखिए बिल्कुल एक एक वर्ड को बेसिक से समझाऊंगा साथियों, ठीक है। तो यहां पे साथियों 4 दिशाएं अपनी मुख्य रूप से मानी गई है। आपको पता होगा ऐसी साथियों क्या है, अपनी 4 दिशाएं मानी गई है। तो साथियों जो ऊपर की दिशा होती है इसको उत्तर कहा जाता है, नीचे वाली ये दक्षिण हो जाएगी, इधर वाली जहां सूर्योदय होता है पूर्व, और ये हो जाएगी पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पश्चिम का है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच वाली यानी कि यहां वाली, यहां
पे साथियों अपना क्या बसा हुआ है, यहाँ पे अपना राजस्थान बसा हुआ है भारत के। तो साथियों भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में। प्रश्न साथियों पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद साथियों आपके शरीर में एक क्या है, पीछे की साइड देखेंगे तो एक रीढ़ की हड्डी जा रही होगी, जो आपके शरीर को बिल्कुल दो भागों के अंदर क्या करती है, बांटती है। उसी प्रकार साथियों राजस्थान की भी एक रीढ़ की हड्डी है। जी हां, राजस्थान की भी एक रीढ़ की हड्डी है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। वो साथियों कौन है, अरावली पर्वतमाला। साथियों राजस्थान में से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो बिल्कुल राजस्थान के बीच में से गुजरती है और राजस्थान को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाएगा मित्रों, अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मित्रों, ध्यान रहे। और साथियों बता दूं कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, तो साथियों 33 जिले हैं। ये बात हो गई वर्तमान की कि साहब वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है अपना उत्तर पश्चिम में आया हुआ है राजस्थान। इस राज्य का नाम है, अरावली गुजरती है और 33 जिले। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, राजस्थान नाम आया कहां से, अपन वो बात करेंगे कि इस क्षेत्र का नाम अगर राजस्थान है तो राजस्थान क्यों है, किसने इसको राजस्थान कहा था, और ये अपन को कैसे पता चला कि उसने राजस्थान कहा था। कहां पे लिखा हुआ है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा था। ये सारी चीजें कहां पे है, इतिहास के स्रोत क्या है, उनको पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है मित्रों, बस ध्यान लगा के समझो। अब बात करेंगे आजादी से पहले की, थोड़ा सा आजादी तक बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या है और ज्यादा पीछे जाएंगे। तो साथियों आजादी के पहले की बात की जाए, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व बात की जाए, तो अपना राजस्थान है ना, वो साथियों अभी जिस सूत्र में बंधा हुआ है, पहले उस सूत्र में बंधा हुआ नहीं था। आप कहेंगे सर कहने का मतलब क्या है। साथियों अभी अपने क्या है, अभी आपने देखा होगा कि मान लिया ये साथियों क्या है अपना, ये साथियों देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सीधा सा ब्लॉक बनाऊंगा कि ये साथियों अपना क्या है, भारत है। ठीक है, ये भारत है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझो। भारत है, क्या है भारत, भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर साथियों राजस्थान आया हुआ है। क्या आया हुआ है, राजस्थान। और राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर अलग अलग जिले हैं, और जिलों में वापस साथियों क्या है, पंचायत समितियां हैं, जो तहसीलें वगैरह, ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्या पहले भी ऐसे बंटा हुआ था, तो आपको बताऊं पहले साथियों रियासत का मतलब ही ये, रियासत का मतलब क्या, बड़ा राज्य हुआ करता था। रियासत का मतलब मिलको साथियों ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे, रियासत कहेंगे। इतने बड़े क्षेत्र को रियासत कहा जाता था। अब देखिए उसके बाद ठिकाने और केंद्र। तो साथियों जिस प्रकार अभी अपने राजस्थान में अलग अलग जिले हैं ना, उसी प्रकार पहले ठिकाने हुआ करते थे। रियासतें जैसे मेवाड़ रियासत, मारवाड़, वो पहले साथियों स्वतंत्र देश थे, बाद में इन सबको मिला के क्या किया गया, राजस्थान बना। अब साथियों इस भाग में राजा क्या करता था, अपना राज्य पूरा का पूरा राजा नहीं संभाल पाता, तो अलग अलग लोगों को सौंप देता था। जैसे ये राज्य था मारवाड़, तो इसके मान लिया 5 भाग अपन ने कर लिए। ये मान लिया किसी एक व्यक्ति को दे दिया कि भाई इतना भाग तू संभाल, यहां से जो टैक्स वगैरह है वो मुझे दे देना। ये किसी और को दिया, ये किसी और को, ये किसी और को, ये तो ये इनके अलग अलग ठिकाने हैं, जागीरें हैं, और इन पूरे पूरे को मिला के क्या कहा जाता था, रियासत कहा जाता था। और जिसको कौन संभालता था, तो राजा संभालता था। तो ऐसी साथियों कितनी रियासतें थी, कितने राजा थे राजस्थान के अंदर, तो साथियों ऐसी एक समय राजस्थान में 19 राजा हुआ करते थे। इनकी रियासतें कितनी थी साथियों, 19। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी रियासतें क्या होती, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। उसके बाद 3 ठिकाने थे, थोड़े से बड़े लेवल के साथियों क्या थे, ठिकाने थे। कौन कौन से थे वो भी बात करेंगे। और उसके बाद साथियों एक केंद्र था। केंद्र कैसे साथियों, अभी अपने राजस्थान में क्या है, मान लिया जिले हैं, जिलों के बाद राजस्थान क्या है, राज्य। और ऐसे राजस्थान के जैसे बहुत सारे राज्य, और वो सभी किसके अंदर आते हैं, भारत में आते हैं। मतलब अपना केंद्र क्या है, भारत है, अपन भारत के अंदर है। और आपने पता होगा कि दिल्ली में अपना केंद्र माना जाता है, वहां से सभी कंट्रोल है। तो साथियों ऐसे पहले एक केंद्र हुआ करता था। और साथियों अब देखिएगा, ये तो बात होगी बेसिक सी। अब साथियों ये राजस्थान नाम कैसे आया, कहां से आता है राजस्थान नाम, इसकी क्या कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों अपने राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया, देखिएगा। पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों सबसे प्राचीन समय जाए तो देखिए भाई जितना अपन को पता है ना, वो तो ऋग्वेद है। यानी कि अपने यहाँ से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है साथियों, सबसे प्राचीन वेद या सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है साथियों, ग्रंथ कहो इसको, पुस्तक को, एक ही बात है, वो है साथियों ऋग्वेद। तो क्या ऋग्वेद में कहीं राजस्थान का उल्लेख मिलता है, तो साथियों कहूं कि देखिएगा ऋग्वेद में राजस्थान नाम तो नहीं आया है, लेकिन ब्रह्मव्रत मिलता है। आप कहेंगे सर अगर वहां लिखा गया नहीं है कि राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया, तो आपको कैसे पता चला कि ब्रह्मव्रत था राजस्थान का नाम। साथियों यहां के बारे में जो बातें होती है ना, उन बातों से देख के ये लगता है कि वो कौन था, ब्रह्मव्रत था। कैसे, जैसे साथियों मैं आपको आके कहूं कि यार आपका जो मित्र है ना, वो हाथ में घड़ी पहनता है, हेडफोन लगाए रखता है, पूरे दिन मोबाइल देखता रहता है, और थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी मूंछ वगैरह है, वो आज मुझे मिला था। तो अगर आपका कोई ऐसा मित्र होगा तो आप कह दोगे हाँ यार वो तो कौन था, सुरेश था। मतलब मुझे पता चला कि उसका नाम क्या है, सुरेश है। तो ऐसे साथियों ऋग्वेद में यहाँ की जो भौगोलिक दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है ना, उससे पता
चलता है कि जो ब्रह्मव्रत नाम लिया जा रहा है बार बार, वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? राजस्थान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो मित्रों याद रखना, ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया है। उसके बाद साथियों वाल्मीकि, रामायण आप सबने देखी होगी, रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा। तो क्या रामायण के अंदर राजस्थान के लिए कुछ उल्लेख है? तो साथियों वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतार कहा है। क्या कहा है मित्रों? मरुकांतार कहा है। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में आया हुआ है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो साथियों किसका किया? मरुकांतार का। पहले से बता दूं, इस क्लास से आपके 3 से 4 प्रश्न एग्जाम के अंदर क्या है? परफेक्ट है, यानी कि ये क्लास साथियों आपकी 9 से 12 नंबर की रहने वाली है। अब साथियों देखिएगा, वाल्मीकि ने इसको मरुकांतार कहा, लेकिन हम वो खोज रहे हैं राजस्थान को। राजस्थान किसने कहा? अभी तक मिला क्या? नहीं मिला। उसके बाद साथियों बसंतगढ़ का एक शिलालेख है। सब शिलालेख का मतलब क्या होता है? प्राचीन समय में मैं जैसे अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं और आपको बता पा रहा हूं, ऐसी सुविधा नहीं थी। ठीक है, उस समय साथियों पत्थरों पर लिखा जाता था। शिला का मतलब पत्थर, लेख का मतलब लिखना, इनकी पत्थरों पर जो बातें लिखी जाती थी ना, जो पत्थर पे खुदाई करके लिखते थे, उसको कहा गया शिलालेख। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट भवन वगैरह होता है तो वहां पे एक पत्थर लगाया होता है, उस पर लिखा होता है कि इसका उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इनके द्वारा किया गया। तो ऐसे साथियों पहले जो लेख लिखे जाते थे उनको कहा गया शिलालेख। अपन को एक शिलालेख मिला जो वसंतगढ़ का। साहब वसंतगढ़ कहां पे है? वसंतगढ़ है सिरोही के अंदर। वसंतगढ़ सिरोही में है, जहां से अपन को क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है। इस शिलालेख में साथियों सबसे पहले अपन को राजस्थान नाम मिलता है, राजस्थानी द्वितीय नाम मिलेगा। यहां पे राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? राजस्थानी द्वितीय, यानी कि राजस्थान द्वितीय, जिससे बना राजस्थानीय द्वितीय। तो साथियों यहां पे आपको ध्यान रखना कि राजस्थान नाम का सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहां पे मिला है? प्रश्न आएगा एग्जाम में, क्या आएगा? राजस्थान नाम का सबसे पहला लिखित साक्ष्य कहां मिला है? तो लिखा हुआ है भाई पत्थर पे। कहां पे? वसंतगढ़ के अंदर, और वसंतगढ़ है सिरोही में। तो याद रख लेना, राजस्थान नाम का सबसे पहला लिखित साक्ष्य है वो हमें वसंतगढ़ सिरोही में मिला है। उसके बाद देखिए, ये तो राजस्थान द्वितीय था, राजस्थान नाम तो अभी तक नहीं आया ना, तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे और अपने यहाँ के इतिहासकार वगैरह हुए, साहित्यकार, जिनमें से साथियों एक का नाम है मूणोत नैणसी। क्या नाम है? मूणोत नैणसी। तो क्या मूणोत नैणसी ने क्या कहा इस क्षेत्र को? तो मित्रों मूणोत नैणसी जो भी अपने ग्रंथ वगैरह लिखते थे, उनमें साथियों उन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या दिया? राजस्थान दिया। तो क्या सबसे पहले राजस्थान नाम मूणोत नैणसी ने दिया था? अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि राजस्थान नाम सबसे पहले क्या दिया, तो क्या मूणोत नैणसी राइट है? नहीं, मूणोत नैणसी राइट नहीं है। अगर वो आपको पूछे तो ऐसे पूछेगा कि मूणोत नैणसी ने इस प्रदेश को क्या नाम दिया, तो राजस्थान है। लेकिन सबसे पहले तो मूणोत नैणसी भी नहीं कहा था। सबसे पहले लिखित साक्ष्य पूछे तो वसंतगढ़ शिलालेख अपना हो गया है, और सबसे पहले कहा किसने था ऑफिशियल रूप से, तो वो आगे बात करेंगे। उसके बाद साथियों जो राजरूपक ग्रंथ है उसके अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग है। अब साथियों उसके बाद बात करें थोड़ी सी आगे की, तो अंग्रेज आए थे, यानी कि अपन ने आजादी से पहले देखा, अब आजादी से और पहले जाते जब अंग्रेज यहां पे आए, उस समय अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को क्या कहा? साथियों अंग्रेज गोरे गोरे लोग थे, ठीक है, गाड़ियां वाड़ियां लेके आए, बहुत अच्छी ओडी ओडी, ठीक है, और जैसे ही राजस्थान में एंट्री मारी तो यहां पे लोग दिख रहे हैं उनको, बड़े बड़े खूंखार। क्या दिख रहे हैं? बड़े बड़े खूंखार लोग दिख रहे हैं, मूछें डाली हुई, ऐसे यूं ताव दिया हुआ मूछों के, और आदमी खड़े हैं, ठीक है, ऊपर सापा वापा पगड़ी वगड़ी बांधी हुई। अंग्रेजों ने देखा यार ये क्या मामला है, क्या आइटम है, ठीक है, उन्होंने देखा, पूछा भाई साहब कौन हो? के राजपूत हैं। कौन है? राजपूत हैं। तो क्या ये मूछें मूछें ऊपर क्यों कर रहे हो, डरा क्यों रहे हो? तो क्या हम राजपूत हैं, मूछों के क्या रखते हैं? ताव रखते हैं। कोई बात नहीं, हाथ में तलवार वलवार रखते हैं, 24 घंटे की तलवार वलवार, तो ये तो हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय है, रक्षा करने के लिए तलवार रखा करते हैं। क्या बात है। अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो कौन है? राजपूत है। क्या है? राजपूत। दूसरा और मिला जिसकी मूछें और ताव दी हुई, पूछा भाई तुम कौन है? कि मैं भी कौन हूं? राजपूत। अंग्रेज ने कहा यार सभी राजपूत है क्या? तो इनके राजपूतों का ही घर है। इन्होंने कह दिया ये तो क्या है? राजपूतों का ही घर है। तो साथियों इसने उसको कह दिया कि ये तो राजपूताना है। क्या है? राजपूताना। तो रजपूताना या रजवाड़ा का, क्या कहा? रजवाड़ा, राजाओं का वाड़ा। रजवाड़ा देखिए यहाँ पे सभी राजा हुआ करते थे, राजपूत राजा सबसे ज्यादा हुए अपने राजस्थान में। बाकी साथियों भाटी भी हुए हैं और जाट भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा राजपूत हुए। तो राजाओं का स्थान था, इसलिए इसको रजवाड़ा कहा, और क्या कहा? राजपूताना। तो साथियों राजपूताना अंग्रेजों ने क्या कहा है? अंग्रेजों ने राजपूताना कहा। अब आप कहेंगे सर आप अंग्रेजों कह रहे हो, अरे यार अंग्रेजों सभी ने मिलकर थोड़ा ही कहा होगा, किसी एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा होगा, सर हमें तो उसका नाम बताओ। तो मित्रों इस प्रदेश को जो मैंने कहा कि आपको अंग्रेजों ने इसको राजपूताना कहा था, तो किस अंग्रेज ने कहा था? तो साथियों सबसे पहले राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर। 1800 ईस्वी में सबसे पहले अपने सामने राजपूताना नाम
निकल के आता राजस्थान के लिए। ये 20 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सारे प्रश्न साथियों पूछे गए, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं आएंगे फिर से कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया। साथियों जो पीडीएफ वगैरह के लिए कमेंट कर रहे हैं सबको बता दो, अंत तक जुड़े रहिए, लास्ट में सारी बातें करूंगा। अभी मेरा मन इस टॉपिक पे है तो इसको मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो साथियों आपको अगर प्रश्न यहां से पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना जॉर्ज थॉमस ने किया 1800 में। अब साथियों अभी तक राजपूताना नाम आया, राजस्थान तो नहीं आया ना। अब साथियों एक अंग्रेज अधिकारी और था, उसने कहा भी मुझे राजपूताना जचा नहीं, हाँ मैंने राजपूतानो जच्यो को नहीं। पूछो क्यों नहीं जच्यो? कि यार राजपूताना तो कहीं जाति को नाम है, जाति माता पर टिप्पणी को करानी। तो बोलियो भाई तू बता, तू इनके कही तो बन कहो कि वो तो राजस्थान है, रायथान है, के है रायथान या राजस्थान। मित्रों राजस्थान नाम सबसे पहले कौन देता है? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने देखा कि यहाँ पे सभी क्या है, राजाओं का निवास स्थान है, यहाँ पे सभी क्या है, राजा ही राजा रहते हैं। थोड़े आगे जाए तो दूसरा राज्य और वहाँ पे राजा आते हैं, तो राजाओं का निवास स्थान है, इसलिए इसको इसने क्या कहा, राजाओं का निवास है, इसलिए इसने इसको क्या कहा साथियों, रायथान का। तो रायथान का मतलब क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। रायथान किसने कहा राजस्थान को? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। रायथान का मतलब क्या होता है? राजाओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? रायथान कहा जाता है। अब इससे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान भी किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अब भाई देखो अपने भारतीय कोई बात कह लेना तो वो कोई नहीं मानता है, ठीक है, हाँ, लेकिन अंग्रेज कोई बात बोले ना तो साले उसको ले पड़ते हैं कि बिल्कुल सही बोला होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम लेके कितनी बातें कह दो कि स्वामी जी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा का, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मैं कह दूं कि अमेरिका का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये वो कहा था, तो उसकी बात सभी मानेंगे। तो यहीं पे साथियों क्या पूंछ टेढ़ी थी सबकी, पीछे मुणोत नैन्सी वगैरह राजस्थान कह चुका, वो किसी ने नहीं माना, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान कहा तो कि हाँ सबसे पहले तेने बताया इसका नाम राजस्थान है। क्या बात है, क्या कह दिया कि सबसे पहले जो राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब? 1829 के अंदर। अब मित्रों देखिए लीला न्यारी हो गई, सारे नाम अपन को अंग्रेज देके जा रहे हैं, अपना कुछ नहीं है अपने पास में, सारा अंग्रेजों का दिया है। अपना इतिहास साथियों ऐसा क्यों है? क्या हमें वास्तव में अंग्रेज ने दिया? नहीं, अंग्रेजों ने अपना इतिहास लिखा, इसी बंदे ने अपने राजस्थान का इतिहास लिखा। जो चीजें अपन ये पढ़ रहे हैं वो किसने लिखी है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी। आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथियों यहां से आपके दो प्रश्न बने, क्या बने? सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने 1800 के अंदर। सर्वप्रथम राजस्थान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। दोनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर 100% क्या है? परफेक्ट है। अब चलते हैं आगे, इनको भूलना मत, याद रखना, ठीक है। अब साथियों अभी तक तो क्या है, ये इसने तो कह दिया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहले राजस्थान शब्द किसने दिया, तो आप कर्नल जेम्स टोड ही सही करना, ठीक है, मुणोत नैन्सी नहीं होगा। अब देखिएगा, अब साथियों यहां पे औपचारिक रूप से अपने संविधान के अंदर कब कहा गया कि ये क्षेत्र राजस्थान है? क्योंकि अपन तो वो बात मानेंगे, अभी तक तो अंग्रेज कह रहे हैं। तो साथियों 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू होता है, उस संविधान के अंदर साथियों क्या है, राजस्थान नाम को क्या मिल गया? दर्जा मिल गया। औपचारिक रूप से राजस्थान नाम का प्रयोग कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान लागू हुआ, उस दिन कह दिया गया कि वो वाला इलाका क्या है? राजस्थान है। तो साथियों राजस्थान कैसे बना है वो बात समझ में आ रही, राजस्थान का नाम कैसे पड़ा समझ में आ गई। सबसे पहले इसको ब्रह्मव्रत कहा, फिर वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा। एक तो वाल्मीकि वाला याद रखना है कि मरुकांतार कहा है, दूसरा आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? तो राजपूताना कहा है जो जॉर्ज थॉमस है उसने। उसके बाद याद रखना है कि जो राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। ये तीन प्रश्न यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न एग्जाम में पक्का है, ये मान के चलो। अब साथियों उसके बाद राजस्थान के अंदर हुआ क्या करता था, तो मैंने आपको अभी बताया होगा कि राजस्थान के अंदर साथियों क्या है, राजस्थान के अंदर यहाँ पे क्या है, कुछ रियासतें, मैंने आपको देखिए बात बताई थी कि यहाँ पे 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र था। तो अब यहाँ पे 19 रियासतें लास्ट में बात करेंगे अपन, पहले क्या है छोटे जो टॉपिक है उनको देखते हैं। 19 रियासतें बड़ी है तो पहले ठिकाने देख लेते हैं। तो साथियों 3 ठिकाने थे और एग्जाम में प्रश्न आता कौन सा ठिकाना किस जिले के अंदर था। तो याद रखना है पहला ठिकाना था नीमराणा। कौन सा? नीमराणा, जो राजस्थान के अलवर जिले में था। दूसरा ठिकाना था कौन सा साथियों? यहाँ पे अंग्रेजों का कुशलगढ़, जो कहां पे था? बांसवाड़ा में। और तीसरा ठिकाना साथियों अंग्रेजों का लावा है, जो कहां पे था? जयपुर में था, लेकिन अभी ये जयपुर में नहीं है, अभी टोंक में है। और यही प्रश्न आपको अटकाएगा साथियों। प्रश्न एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ऐसे आता है कि लावा ठिकाना कहां पर स्थित है, अगर वर्तमान की पूछता है कहां स्थित है, तो साथियों ध्यान रखना लावा वर्तमान में कहां है? टोंक में। लेकिन अगर पूछे कि लावा ठिकाना कहां स्थित था, तो साथियों उस समय ये जयपुर में स्थित था, याद रखना।
तो ये 3 ठिकाने हो गए, याद रख लो। लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। क्या? लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ आपके किन क्या हो गए साथियों? ठिकाने हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहां पे अंग्रेज क्या करते थे? बैठ के राज किया करते थे, अंग्रेजों का सेंटर था। तो साथियों अंग्रेज राजस्थान में कहां पे बैठते थे? वो उनका केंद्र शासित प्रदेश था। तो साथियों अंग्रेज है वो राजस्थान के अंदर अजमेर में बैठा करते थे। कहां पे बैठते? अजमेर, मेरवाड़ा कहा गया। यानी कि अजमेर मेरवाड़ा का मतलब है अजमेर के आसपास का क्षेत्र। कहां पे साथियों? जो आपका अजमेर के आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है साथियों उसको कहा गया अजमेर मेरवाड़ा। तो साथियों अंग्रेज है वो राजस्थान के अंदर कहां पे बैठते थे? अजमेर मेरवाड़ा, जो अपना क्या था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब साथियों देखिएगा, ये अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये 1950 तक अपने राजस्थान में शामिल नहीं था। राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय, इसको सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। 1950 तक ये अपने राजस्थान में शामिल नहीं था। उस समय यहाँ पे अलग से मुख्यमंत्री बना था, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अभी अपने जैसे पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है ना, ऐसे उस समय साथियों अजमेर मेरवाड़ा का एक मुख्यमंत्री रह चुका है। एक बार ही बना था और एक बार ही रहा, उसके बाद समाप्त हो गया। ये अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिल गया। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो साथियों हरिभाऊ उपाध्याय यहां के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। तो याद रखना प्रथम मुख्यमंत्री थे, और प्रथम और लास्ट का तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये एक ही बना था, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं, उसके बाद ये राजस्थान में शामिल हो गया। तो साथियों अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। साथियों अच्छे से समझ में आएगा, बस आराम से इसको देखते रहना है और कॉपी में नोट करते रहना। कोई चीज अगर एक बार से समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार पढ़ेंगे तभी आएगा। तो एक बार आप इसको अच्छे पूरा मन लगा के मनोयोग से शिद्दत से देखो, जी जान लगा दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, आज जैसा अपना राजस्थान है ऐसा राजस्थान कब बनता है? राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर मित्रों कब आता है? तो साथियों याद रखना, राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में आता है 1 नवंबर 1956 को। कब? अभी जैसा राजस्थान है वैसा राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनता है। और साथियों इस दिन ये बनता है, क्या है? वर्तमान स्वरूप में आया। और जो चीज बनती है उसको अपन कहते हैं स्थापना हुई है। क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो साथियों इस दिन क्या मनाया जाएगा? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मित्रों क्या मनाया जाएगा? राजस्थान स्थापना दिवस। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, तो साथियों हमेशा 1 नवंबर को क्या मनाएंगे? राजस्थान स्थापना दिवस। एक अलग है राजस्थान दिवस और है साथियों। तो अगर राजस्थान दिवस पूछे तो वो अपना एकीकरण के समय मनाया जा रहा था, 30 मार्च को मनाया गया था। कब? और आगे हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों प्रश्न विवादित है, तो मैं आपके यहाँ पे समस्या सॉल्व कर लेता हूँ। अगर राजस्थान दिवस है, खाली बीच में स्थापना नहीं है, राजस्थान दिवस है तो 30 मार्च होगा। और अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछ रहा है तो 1 नवंबर होगा। इस बात को मित्रों आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ पे साथियों अभी जैसा राजस्थान है वैसा राजस्थान मैंने आपको वापस से लाके क्या कर दिया? सौंप दिया। मैं आपको लेके गया था कि राजस्थान नाम आया कहां से, मैंने आपको बताया राजस्थान नाम कैसे पड़ा, और आपका राजस्थान अब आपके पास में फिर से सौंप रहा हूं। अब साथियों ये सारी जानकारी पता कहां से चली? अरे भाई कैसे पता चला कि ऋग्वेद में वो है, ब्रह्मव्रत है, वाल्मीकि ने वो कहा था, वो कहा था। अपन को कल कही हुई बात पता याद नहीं रहती है, तो फिर ये इतने समय पहले की बातें कैसे पता है? तो साथियों यही है इतिहास, प्राचीन समय जो आपके क्या है? बीते हुए समय। तो साथियों इतिहास की जो जानकारी है ना, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इस जानकारी के अपने पास कुछ स्रोत है, ठीक है, कुछ फैक्ट है जहां से अपन ये जानकारी एकत्रित करते हैं। उड़ती हुई कहीं से नहीं आती है। तो ये जानकारी कहां से लेते हैं? तो साथियों कुछ अपन को पूरा लेख मिलते हैं, पूरा अभिलेख। पूरा अभिलेख का मतलब क्या? कुछ शिलालेख मिलते हैं, इनके पत्थर है कहीं पे, कुछ जैसे मंदिर हो गया, कोई मंदिर के ऊपर पत्थर लगा दिया कि ये मंदिर है वो उस राजा के समय अकाल रात कार्यों के लिए या लोगों की सेवा के लिए बनाया गया था। तो ऐसे साथियों पता चलता है। सिक्के है, कुछ राजाओं के सिक्के जहां पे उनकी जातियों कुछ मूर्तियां वगैरह, जैसे मोहम्मद गोरी का सिक्का है उस पर लक्ष्मी माँ का चित्र अंकित है। तो इससे साथियों वहां की जानकारी मिलती है कि यहाँ की प्रजा वगैरह कैसी थी, किसका पूजन करती थी वगैरह, उनके बारे में। साथ साथ में कुछ तांबे के पत्थर है जिनके ऊपर भी क्या है? कुछ लिखा गया है। उसके बाद पूरा अभिलेख साकर में बहिया है साथियों। बहिया का मतलब अभी जो अपनी डायरी होती है नहीं होती है, ऐसे साथियों पहले ऐसी डायरी हुआ करती थी जिसमें लोग है वो क्या अपने पूरे दिन भर की घटना लिखते थे। तो उसको क्या कहा गया? बहिया कहा गया। तो वहां भी किसी ने लिखा होगा कि मैं गया, कर्नल जेम्स टोड आया, घोड़े से उतरा और उसने इसको कहा राजस्थान। तो साथियों उससे मुझे पता चला कि राजस्थान है। तो ऐसा साथियों कहीं ना कहीं लिखा गया।
संग्रहालय देखे होंगे आपने, म्यूजियम, जहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि ये महाराणा प्रताप का भाला है, ये तलवार है, तो उससे साथियों अपन को जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ साहित्य है जैसे ख्यात, यानी कि साथियों कुछ बातें लिखी गई है पुरानी, जैनों के धर्म है, जैन धर्म के ग्रंथ है, पारसियों के ग्रंथ है, राजस्थान के ग्रंथ है, और रासो कुछ साहित्यकार है जो संगीत है उन्होंने भी कुछ लिखा है यहाँ पे, और आधुनिक साहित्य जो आधुनिक साहित्यकार है वर्तमान के वो भी इनके बारे में जानकारी बताते हैं। तो इससे साथियों हमें क्या मिलती है, इससे हमें इतिहास की क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। अब साथियों ये तो जानकारी के स्रोत हो गए, ठीक है, बेसिक से समझाने के लिए बताए। अब आपको साथियों यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये जानकारी है वो आखिरकार आई कहाँ से। ठीक है, ये जानकारी अपन को इतिहास की मिली कहाँ से। ठीक है, तो साथियों अपने राजस्थान का जो इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है आपको बता दूं। अपने राजस्थान का इतिहास साथियों एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है जिसका नाम क्या था, कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल साथियों यही वो कर्नल जेम्स टोड है जिसने राजस्थान को सबसे पहले क्या कहा था, राजपूताना कहा था। मैंने अभी आपको बताया साथियों इसने 1829 के अंदर क्या कहा था, इसने 1829 में राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो साथियों सबसे पहले ये है वही अपने राजस्थान का इतिहास लिखता। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो साथियों राजस्थान के इतिहास का पिता एक अंग्रेज अधिकारी है, कर्नल जेम्स टोड। पिता या जनक एक ही बात है, तो राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता पूछे तो साथियों कर्नल जेम्स टोड है। साथियों ये बंदा घोड़े का बहुत शौकीन था, पूरे दिन घोड़े पे घूमता था, और गांव में जब इतिहास लिखने जाता किसी को पूछता कुछ तो बच्चे वो दौड़ते थे चिल्लाते चिल्लाते कि क्या हुआ पापा क्या हुआ, घोड़े वाले बाबा आए। कौन आए, घोड़े वाले बाबा आए। इसलिए साथियों इतिहास में इसका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ गया, घोड़े वाले बाबा। तो अगर आपसे पूछे कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड है मित्रों, जिनको क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। याद रखना अपने एक लोक देवता है रामदेव जी, जिनको भी घोड़े वाले बाबा ही कहते हैं। तो याद रखना अगर लीले घोड़े या नीले घोड़े वाले बाबा पूछे तो आपने गाना सुना होगा ना, खम्मा खम्मा अजमाल जीरा कवरा लीले घोड़े रा धनिया। ठीक है, तो साथियों अगर वो लीले घोड़े वाले बाबा पूछे तो रामदेव जी हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ घोड़े वाले बाबा पूछता है तो फिर उत्तर कौन होगा, कर्नल जेम्स टोड। इसने साथियों अपने राजस्थान का इतिहास लिखा। इसने साथियों 2-3 किताबें लिखी है यहाँ पे। एक किताब इसकी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लंदन में ये बैठा बैठा एक किताब लिखी साथियों इसने, एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास के बारे में इसने कुछ जानकारी लिखी है। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो मध्य भारत के जो राजपूत राज्य है उनके बारे में इसने यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये किताबें क्यों याद रखनी है, आपको साथियों परीक्षा में नाम दिया जाएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ मित्रों कि ये पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक का लेखक कौन था, कहां से लिखी गई है, लंदन से लिखी गई है। तो ये साथियों प्रश्न यहां से आएगा कि एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का लेखक कौन है, या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो याद रखना साथियों अपने राजस्थान के इतिहास का पिता कौन, कर्नल जेम्स टोड क्या है, इस पुस्तक का लेखक है। इसने साथियों क्या सबसे पहले इसी ने अपने राजस्थान को क्या कहा, राजस्थान कहा था 1829 में। तो याद करता हूं मित्रों यहां पे आपको इतना है वो समझ में आ गया होगा। अब साथियों बात करते हैं रियासतों की। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ठिकाने 3 बता दिए, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। उसके बाद मैंने केंद्र शासित प्रदेश आपको बताया अपना अजमेर मेरवाड़ा। अब रियासतें, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी, तो आपने कहा था 19 रियासतें थी। सर ये 19 रियासतें हैं, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपको एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे अपन सभी रियासतों को पढ़ेंगे लेकिन एक परिचय के अंदर से यहां से जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपको बता दूं। तो देखिएगा सबसे पुरानी रियासत कौन सी, सबसे पहले कौन सी रियासत बनी थी उसकी बात करें तो मित्रों राजस्थान की जो सबसे पुरानी रियासत है वो रियासत हो जाएगी मेवाड़ रियासत। जी हाँ, मेवाड़ रियासत है जहां पे साथियों जो राजा हुए वो कौन से राजवंश ने राज किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस जाति के राजा हुए। आज अपन जातियां बोलते नहीं बोलते, तो उस समय ये कौन सी जाति के राजाओं ने यहाँ पे राज किया। तो साथियों गुहिल या सिसोदिया, गुहिल और सिसोदिया एक ही बात है साथियों, अलग अलग नहीं है, एक ही संतान है, एक ही रक्त है इनके अंदर, सभी में बप्पा रावल का रक्त है, लेकिन इन्होंने अपनी शाखा का नाम चेंज कर दिया था। पहले इनको गुहिल कहते थे, बाद में राणा अमीर आएगा तब सिसोदिया कहने लगे। तो साथियों गुहिल सिसोदिया ने क्या किया है साथियों, मेवाड़ रियासत पर राज किया। तो आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो मेवाड़ रियासत। और यहाँ पे साथियों जो मेवाड़ के राजा थे वो कौन सी उपाधि लगाते थे, तो मेवाड़ के राजा अपने नाम से पहले रावल लगाते थे। रतन सिंह, आपने सुना होगा
होगा पद्मिनी वाला, रावल रतन सिंह ने क्या पद्मिनी संग विवाह किया और अलाउद्दीन फिर क्या गढ़ चित्तौड़ पे आक्रमण करता, तो वहां तक तो रावल लगाते। बाद में साथियों महाराणा या राणा की उपाधि लगाते हैं। ये कौन सी उपाधि लगाते हैं? बाद में मेवाड़ के राजा महाराणा या राणा की उपाधि लगाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न है कि राणा की उपाधि किस रियासत के शासक लगाते थे, तो मेवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपने पुरानी रियासत के बारे में तो बात कर दी, सर हमें नई रियासत कौन सी वो भी बताओ। तो साथियों सबसे नई रियासत यानी कि सबसे बाद में कौन सी रियासत बनती है, तो साथियों वो बनी है झालावाड़, जहां पे झालाओं ने शासन किया है और ये रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी। किसने बनाई? अंग्रेज यहां पे आए और उसके बाद ये रियासत बनी है। तो अंग्रेजों ने रियासत बनाई, सबसे नई रियासत है ये। तो याद रखना सबसे पुरानी रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत। सबसे नई रियासत कौन सी? झालावाड़। ठीक है, उसके बाद मित्रों आगे देखते हैं कि बड़ी छोटी भी देख लेते हैं कौन सी थी। तो साथियों बात की जाए कि क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो साथियों जो मारवाड़ रियासत थी ना भाई, राठौड़ों के पास बहुत सी जागीरें थी। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ी रियासत है वो मित्रों वो राजस्थान की कौन सी थी? क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मित्रों मारवाड़ थी। जोधपुर का जो अपना क्षेत्र है उसको पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जब भी मैं मारवाड़ कहूं तो आपके दिमाग में जोधपुर आना चाहिए। मेवाड़ कहूं तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा वगैरह वो वाले इलाके आने चाहिए, राजसमंद वगैरह। ठीक है ना, तो यहां पे साथियों क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी, जोधपुर। यहाँ पे साथियों राठौड़ों ने राज किया। किसने राज किया है? राठौड़ों ने यहाँ पे राज किया। उसके बाद साथियों यहाँ पे साथियों देखिएगा जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ी रियासत कौन सी? ये तो अपने क्षेत्रफल में देखिए कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस रियासत का था? मारवाड़ का। जनसंख्या कहां पे सबसे लोग सबसे ज्यादा किस रियासत में रहते थे? तो साथियों लोगों की दृष्टि से जो आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आमेर रियासत थी। पहले इसको आमेर कहा जाता है, बाद में इसका नाम जयपुर पड़ गया। तो जब भी मैं आमेर का नाम लूं तो आपको क्या समझना है? जयपुर समझना है। तो साथियों जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत अपनी कौन सी थी? जयपुर थी। ठीक है, और साथियों यहां पे जो राज किया है वो राजपूत कौन सी जाति के थे? कछुआ जाति के राजपूत थे। भगवान राम के जो पुत्र था कुश, उस कुश के वंशजों ने यहाँ पे राज किया है। तो साथियों जयपुर में कछुआ जाति के राजपूतों ने क्या किया? राज किया। अब साथियों देखिएगा बड़ी रियासत बता दी, जनसंख्या में बड़ी बता दी आमेर जयपुर, और क्षेत्रफल में बड़ी बता दी मारवाड़ जोधपुर। अब सबसे छोटी कौन सी थी मित्रों? तो शाहपुरा रियासत थी अपनी, वो राजस्थान की क्या थी? सबसे छोटी रियासत। क्या क्या याद रखना? रियासतों में कुल रियासतें 19, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नई झालावाड़, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। इतने प्रश्न आपको यहां से क्या है साथियों एग्जाम में बनने को मिलते हैं, तो कोई सा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ रियासतों की और अपन बात करेंगे। जैसे साथियों बाकी वाली अपन ने जितनी भी रियासतें बात की है ना, ये साथियों यहाँ तो राजपूतों की थी, यहाँ किसकी थी? जाटों की थी। ठीक है, लेकिन साथियों क्या राजस्थान में मुसलमान भी हुए हैं? तो बिल्कुल साथियों राजस्थान में मुसलमान भी हुए हैं। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी साथियों राजस्थान में, सिर्फ एक जगह मुस्लिमों की रियासत हुआ करती थी। तो वो रियासत कौन सी थी? तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो मित्रों याद रखना राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। कौन सी? टोंक। और साथियों इसलिए टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाएगा। तो दो प्रश्न है यहां से ध्यान रखना, दोनों आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में आए हुए। यहां से साथियों आप माला माल होने वाले हो, ये पढ़ते रहो और एग्जाम देने जाना। अभी तो आप क्या पता क्या सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं यार, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम देने जाओगे ना तब मानोगे कि वास्तव में सर क्या चीजें बताई थी। तो यहां पे साथियों एकमात्र मुस्लिम रियासत है वो टोंक है, जिसको नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब साथियों जाट रियासतें कुछ, ठीक है, सूरजमल जी जाट वगैरह अपने कुछ फेमस हो गए यहाँ पे। तो साथियों उन रियासतों को अपन देखें तो जाटों की दो रियासतें रही है मुख्य रूप से, एक तो भरतपुर और एक कौन सी? धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर दो रियासतें मुख्य रूप से किनकी रही है? जाटों की रही है। और साथियों जाटों में भी किस जाति के जाट थे? सिंधवार जाटों ने राज किया यहाँ पे। कौन से जाटों की साथियों एक जाति है सिंधवार जाट। तो याद रखना ये भी पूछा जाता है कि भरतपुर और धौलपुर में कौन से जाटों ने राज किया? तो सिंधवार जाटों ने यहाँ पे क्या किया? राज किया। और भी बहुत सारी रियासतें थी, यादवों की थी, और के बाद साथियों हाड़ाओं वगैरह बहुत सारों की थी। तो साथियों उनको भी अपन देखेंगे, लेकिन साथियों जब रियासतों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी साथियों हम थोड़ा अजमेर की ओर चलेंगे, क्योंकि चौहानों का साथियों साम्राज्य क्या है? बहुत विस्तृत था। तो यहाँ पे जो चौहान थे ना, उन चौहानों ने कहां कहां पे राज किया है उनके बारे में अपन मित्रों यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिएगा
मुख्य रूप से साथियों चौहान ने अजमेर में राज किया। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, तो साथियों वो कहाँ का था, अजमेर का था। तो चौहानों ने मुख्य रूप से तो जो राज किया है वो कहाँ पे किया है, अजमेर के अंदर किया। उसके बाद सिर्फ अजमेर में नहीं, बहुत सारी जगह पे चौहानों ने राज किया है। तो अजमेर के बाद साथियों जालोर में भी चौहानों का राज रहा, सिवाना में भी चौहानों का राज रहा है, और जो सिवाना का दुर्ग है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। बूंदी में भी चौहानों ने राज किया, सिरुई में भी किया, और कोटा में भी मित्रों क्या किया, चौहानों ने राज किया है। रणथंभौर के अंदर हमीर देव चौहान आपने सुना होगा कि क्या, सिंह सावन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूसरी बार। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर लेता है लेकिन फिर भी आदमी पीछे नहीं हटता है। नाडोल है, ये नादोल नहीं है, नाडोल के अंदर भी साथियों किसने, चौहानों ने राज किया। और गागरोन जिसको खींचीवाड़ा के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे भी साथियों खींचियों ने राज किया, और वो किस में आते थे, चौहान में आते थे। तो इतनी जगह पे चौहानों ने राज किया है भाई, ठीक है। उसके बाद साथियों भाटी भी यहाँ पे अपने हुए हैं। कहा गया है कि गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, अधगढ़ बीकानेर, और भले चिणायो ते भाटियां, गढ़ जैसलमेर। तो साथियों भाटियों का जो मुख्य रूप से राज रहा है वो जैसलमेर और हनुमानगढ़ में रहा है। यहाँ पे साथियों किसने शासन किया है, भाटियों ने किया। यकीन मानिए यहाँ से भी आपका एक प्रश्न क्या है, एग्जाम के अंदर कंफर्म है। इस क्लास से आपके 4 से 5 प्रश्न साथियों क्या है, श्योर है, ये बात याद रख लो। उसके बाद साथियों और भी बहुत सारी रियासत हुई है जिनको अपन क्या अब आगे देखेंगे। अब अपन यहाँ पे कुछ है वो दूसरी बात देखने वाले हैं कि साथियों अब देखिए ये सब जानकारी अपन को मिली है, ये मिली कहां से, तो मैंने आपको बताया जो साहित्य वगैरह है उनसे अपन को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब साथियों ऐसी कुछ सभ्यताएं हुई है जहां से भी अपन को ये जानकारी मिलती है, उनको भी अपन को पढ़ना है, वो क्या है, बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो ये कुछ सभ्यताओं का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो देख लेते। तो देखिएगा, किसी ने कह दिया कि पहले राजस्थान में ये होता था वो होता था, तो साथियों अलग अलग नगर मिले, सिटियां मिली है, क्या मिले, कहीं पे नगर मिले हैं अलग अलग, कहीं पे क्या मिले, गांव मिले। तो लोग अब तो वो नगर और गांव नहीं रहे, सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन अपने कुछ इतिहासकार है वो वहां पे गए और पता किया कि भाई यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उन सब बातों में उन्होंने क्या की, जानकारी एकत्रित की। तो ऐसी साथियों जो पुराने समय में क्या अस्तित्व में थे लोग लेकिन अभी नहीं रहे, तो उनको सभ्यता कहा गया। इनसे अपन को क्या है, पहला जो पुराने जमाने के लोग थे वो क्या करते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती। क्योंकि साथियों इतिहास क्या है, ज्ञान का ही स्रोत है, यहाँ पे अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखिए बहुत सारी सभ्यताएं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और कालीबंगा सभ्यता से साथियों अब तक आपके क्या है 5 से 6 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और मेरी गारंटी है आगे भी 2021 में भी आपको यहां से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों सबसे पहली अपनी जो सभ्यता रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, कालीबंगा सभ्यता रहने वाली है मित्रों यहां पे। तो देखिएगा कालीबंगा सभ्यता क्या थी, ये कहाँ पे थी, तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि पीछे वाला मेरा सारा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतिहास के स्रोत मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल यार 4 पेज क्या है साथ में मेरे, ओके। और यहाँ पे मैंने इनके बारे में सब में आपको जानकारी बता दी, बिल्कुल साथियों क्या है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब अपन बात करने वाले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता क्या थी, तो देखिएगा मित्रों प्राचीन काल में जो भी लोग वगैरह रहते थे उनके घर वगैरह कैसे थे कैसे नहीं थे, उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता, तो देखिएगा सबसे पहले कालीबंगा मैं कब से किया जा रहा हूं, ये कालीबंगा शब्द है क्या, कहां से आया है। तो साथियों मैं जो भी ये कालीबंगा बोल रहा हूं ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा का। आप कहेंगे सर भाषा याद रखना थोड़ी जरूरी है, आप तो कह रहे थे इंपोर्टेंट बताऊंगा, भाषा भी आप याद कर रहे हो। मित्रों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो यहां पे साथियों जो कालीबंगा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप ही बताओ भाई अर्थ क्या होता है। विशेषकर क्या लड़कियों को तो इसका पता ही होगा क्योंकि काली और गोरी उनमें ही चलता है भाई। तो काली का मतलब साथियों काला रंग है, काली का मतलब क्या हो जाएगा, काला रंग, रंग की बात की जा रही है यहाँ पे। और बंगा का मतलब साथियों जो महिलाएं बंगड़ी पहनती नहीं पहनती हाथ में, वो बंगड़ी है साथियों, ठीक है ना, चूड़ी यानी कि काले रंग की चूड़ी। तो इसका साथियों अर्थ क्या निकल गया, काला रंग है बंगड़ी का, मतलब काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ हो जाएगा कालीबंगा का, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है मित्रों, और इसका अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। तो आपको याद रखना ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सर ये कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो मित्रों आपको बता दूं वो ये कालीबंगा है ना ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहां पर है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपकी सभ्यता है कालीबंगा। अब साथियों आपको बता दूं देखिए पहले लोग कहां पे रहेंगे, मैं आपको बता दूं पुराने समय के अंदर अपने जैसे अभी राजस्थान की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक नदी चल रही
रही है मित्रों, क्या चल रही है, नदी चल रही है, और इस नदी के और इधर ये पूरा का पूरा मैदान पड़ा है खाली। अब कोई लोग आ रहे तो वो कहाँ पे आएंगे, क्या देखेंगे? तो साथियों वो क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, उनको ये देखना होगा कि ये बात क्या है, कालीबंगा है ये क्या है। वो देखेंगे कि यार यहाँ पे रहेंगे तो क्या पता नदी के किनारे रहते हैं ताकि पानी वानी मिलेगा, साथ साथ में यहाँ से मछलियां पकड़ेंगे, उनसे अपना काम चल जाएगा, यानी कि वो नदी के किनारे रहते थे। तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है ये कहाँ पे विकसित हुई है, नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है भाई, कालीबंगा किस नदी के किनारे थी? तो मित्रों आपको बता दिया जाए, कालीबंगा है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे? कालीबंगा है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। अब साथियों परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, और आपको ऑप्शन के अंदर सरस्वती नदी नहीं दिया जाएगा। आप कहेंगे सर विचित्र सी बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है और आप कह रहे सरस्वती नाम एग्जाम में नहीं देंगे। अरे मित्रों सरस्वती नदी का दूसरा नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? दूसरा नाम। क्या? सरस्वती नदी को साथियों नट नदी भी कहा जाता है। ये नदी है वो क्या है, अब नहीं रही है, मृत घोषित हो चुकी है, तो इसको मृत नदी भी कहा गया। और साथियों वेदों के अंदर इसको द्वेस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है कालीबंगा के किस नदी के किनारे? सरस्वती के। सरस्वती नदी का दूसरा नाम नट नदी, मृत नदी या द्वेस्वती नदी। ये बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। तो मित्रों ये कालीबंगा के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अभी आपकी बाकी रहेगी कि यहाँ पे और क्या क्या था कालीबंगा की। अब देखिए अपन को कैसे पता चला कि यहाँ पे लोग रहते थे। कालीबंगा की खोज किसने की? किसने खोज की थी कालीबंगा की? यहां से भी प्रश्न आपका एग्जाम में बनेगा। 2020 में यहां से प्रश्न आया था बीएसटीसी के अंदर। मैंने आपको जीके का पेपर कराया, आपने देखा हो तो आया था ना, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो बीबी लाल और बीबी के थापर थे साथियों, ठीक है ना। तो यहां से भी प्रश्न आया था। तो अब सबसे पहले देखिए खोजकर्ता का मतलब किसको पता चला? पता किसको चला कि यहां पे एक सभ्यता है, वो पता किसको चला? वो तो है खोजकर्ता। और वहां पे काम किसने किया? उसको खोदा किसने कि भाई कैसे कैसे लोग हैं, जानकारी वगैरह किसने एकत्रित की? वो साथियों यहां का क्या हो जाएगा? उत्खनन करता हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे खोज तो किसने की है? तो साथियों व्यक्ति था जिसका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या की है? कालीबंगा की खोज की है। कब हुई खोज? 1952 में, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद हुई है, ठीक है। स्वतंत्रता मिली अपन को 1947 में, उसके बाद इसकी खोज होती है, ठीक है। तो मित्रों यहां से प्रश्न क्या आता है परीक्षा में कि कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता है अमलानंद घोष। खोज कब होती है? 1952 में इसकी खोज होती है। कब की है ये सभ्यता? 1952 में तो अपन ने देखा है, अपन को पता चला है कि 1952 में अपन ने देखा, लेकिन क्या ये 1952 की है? पहले की होगी ना। तो साथियों कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय निकाला जाता है और ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की क्या है? सभ्यता है, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल। ये समय कौन सी सभ्यता का है? हड़प्पा काल का। जब हड़प्पा सभ्यता हुई थी ना तो उससे थोड़ी सी पहले की ये सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा काल या पूर्व हड़प्पा काल सभ्यता है। तो जो कालीबंगा है वो किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा युग, यहाँ क्या पूर्व हड़प्पा युग की सभ्यता। मित्रों याद रखना इसका संबंध है वो कौन सी सभ्यता से हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता से हो जाएगा। ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आएगी। किसने खोजा? अमलानंद घोष ने। अब अमलानंद घोष ने तो कह दिया कि हे भाया के है भी तो एक दौरो मिलियो है बिम केटा की है, जान के कर लो खोज लो। लेकिन अब साथियों होगा क्या? वहां पे खोजने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो साथियों बीबी लाल, ब्रजवासी लाल है और बी के थापर है, ये दोनों व्यक्ति जाते हैं 1961 के अंदर, वहां पे जाते हैं और क्या करते हैं? उसकी खुदाई क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अब उसको खोद दें और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो साथियों इसका जो अगर आपसे खोजकर्ता पूछा जाए तो अमलानंद घोष हो जाएगा 1952 में, और अगर उत्खनन करता पूछा जाए तो बीबी लाल और बी के थापर हो जाएगा, जो 1961 से 1962 तक इसकी खोज की थी। यह प्रश्न आपका बीएसटीसी 2020 के एग्जाम में आया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इससे आपने खोज की, आपने कहा कि भाई बी के थापर और बीबी लाल जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं मित्रों? आपने कहा कि वहाँ पे क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। तो उत्खनन में क्या मिला उनको? कोई सोना मिला या और कुछ मिला? अभी देखते हैं। तो साथियों उत्खनन से अपन को पता चला कि भाई अपन आज सोचते हैं कि यार क्या बात है, कितने बड़े बड़े शहर हो गए, सिटी में रहते हैं अपन तो। अरे भाई पहले भी ऐसी की ऐसी सिटी थी। जी हाँ साथियों, ये नगर प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे साथियों क्या है, आज अपने जैसे गाँव होते हैं ना, वैसे गाँवों वाली ये सभ्यता नहीं। इसमें गांव नहीं थे, इसमें साथियों शहर थे। क्या थे? शहर थे। तो जो ये कालीबंगा है वो कैसी सभ्यता है मित्रों? कालीबंगा है वो नगर प्रधान सभ्यता है, याद रखना। उसके बाद साथियों आज आप भूमि जोतते हो, उसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले जो जूते हुए खेत के प्राचीनतम या पहला प्रमाण कहां पे मिला? तो पूरे विश्व में वो क्या है? पूरे विश्व के अंदर जूता हुआ खेत है वो कालीबंगा के अंदर मिला है, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कालीबंगा के अंदर मिला है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां पे मिले? कालीबंगा में
मिले। उसके बाद साथियों देखिए मैंने कहा था कि 1952 में इसकी क्या होती है, खोज होती है। तो साथियों स्वतंत्रता के बाद हुई है और स्वतंत्रता के बाद पहली ये सभ्यता जिसको अपन ने खोजा गया है। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला उत्खनन हुआ वो कौन सी सभ्यता का हुआ, कालीबंगा का। यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा हो जाएगा, भारत में सबसे पहले वो आजादी के बाद किसको खोजा गया था, कालीबंगा को खोजा गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम पुरातात्विक स्थल हो जाएगा मित्रों वो भी क्या हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे धातु कौन सी थी वो भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों यहाँ पे जैसी जैसी धातु मिली, कहीं लोहा मिला तो उसको लोह युगीन सभ्यता का, कहीं तांबा मिला तो उसको ताम्रवती सभ्यता का, यहाँ पे क्या है साथियों तांबे वाली सभ्यता, लेकिन कहीं पे कांसा मिला तो उसको कांस्य युगीन सभ्यता का। तो मित्रों अगर प्रश्न आता है कि कालीबंगा है वो किस युग की सभ्यता है, तो याद रखना कालीबंगा मित्रों क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कांस्य युगीय क्या है, सभ्यता है। तो मित्रों यहां से आपका क्या प्रश्न राइट होगा, कि कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा में कौन से धातु का प्रयोग हुआ है, तो कालीबंगा में जो कांसा धातु होता है उस कांसे धातु का क्या हुआ, प्रयोग हुआ है, जो तांबा और टिन से बनता है। यहाँ पे साथियों सड़कें वड़कें थी क्या, बिल्कुल जैसी आज अपने जयपुर की सड़कें वैसी सड़कें तो यहाँ पहले हुआ करती थी साथियों। बिल्कुल यहाँ की सड़कें वो समकोण पर काटती थी। हाँ बचीड़ ले भाई समकोण मत काटे जिन्ना। क्या होता था, मान लिया कि ये साथियों कहीं यहाँ पे जाना, ये गली है तो सड़क आई यहाँ से और पूरा अब इधर मुड़ना है ना, तो अपने देखा होगा ऐसे इधर मुड़ना है तो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ अपने कहते हैं ना गोड़ा ही है सड़क पर के ऐसे मुड़ती है। लेकिन यहाँ पे साथियों क्या है, इधर मुड़ना है तो ले ऐसे मुड़ गई, सड़क पूरी ऐसे मुड़ जाती थी। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बन जाता था, कोण बन जाता था। आज आपने जयपुर में देखा होगा तो जयपुर में सारी सड़कें वो सड़कोण पे काटती है, ऐसे सड़क आती है ऐसे मिलती है, वहाँ ऐसे यूं राउंड नहीं मारा हुआ है। ठीक है, तो साथियों भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी इसलिए नहीं होता ऐसा। तो ये कि लोग समझदार थे तो इनकी भी जो सड़कें हैं वो कालीबंगा की सड़कें वो क्या होती, समकोण पर काटती थी। मकान कैसे बनाते थे, मकान में भी साथियों इनकी बहुत ही बड़ी अच्छी तकनीक थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति में इनके मकान बने हुए। ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति या तुरिक या चैम्सफोर्ड सभी एक नाम है। इनकी साथियों जाली का वध इनके क्या है, हाँ ऐसे मकान बना दिए जाते थे। ठीक है, जाली बनती नहीं बनती ऐसे, तो ऐसे देखो ऐसे ये अब से इनके मकान है, ये मकान ये मकान ये मकान ये ऐसे साथियों इनके मकान होते थे। ठीक है, और ये मकान थे, बीच में इनके क्या हुआ करती थी, सड़कें हुआ करती थी। मकान बनते किससे थे सर, तो साथियों यहाँ पे कच्ची ईंटें भी मिली है जिनसे मकान बना हुआ, और कुछ लोगों के घर क्या है पक्की ईंटों से भी मिले हुए बने हुए क्या है अपन को मिले हैं। सर दरवाजा कहां होता था, हो सकता हमें कभी जाना पड़े तो साथियों जो घरों के दरवाजे वो पीछे की ओर खुला करते थे। आज आपने देखा होगा कि ये यहां से सड़क जा रही है, मान लिया ये सड़क जा रही है और ये अपना क्या है साथियों ऑफिस है या घर है, तो अपना दरवाजा अपन सड़क की तरफ रखेंगे। लेकिन उस समय अगर सड़क इधर से जा रही तो ये लोग दरवाजा है वो पीछे की ओर रखते थे, सड़क की तरफ दरवाजा नहीं रखते थे। मतलब साथियों क्या है, मकानों के दरवाजे वो पीछे की ओर इनके होते थे। बहुत काम की चीजें साथियों यहां से प्रश्न आएगा। उसके बाद साथियों यहां पे साथियों नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था मिली भाई। यहां पे साथियों जल निकास हेतु क्या मिली है अपन को, नालियां मिली है। जाली का वध क्या है, यहां पे जल निकास हेतु नालियां मिली है, गंदगी वगैरह बाहर जाने के लिए नालियां मिली। ये नालियां साथी पक्की ईंटों से भी निर्मित थी और लकड़ी से निर्मित नालियां मिली। यहां पे याद रखना लकड़ी से निर्मित नालियां कहां पे मिली है, कालीबंगा के अंदर मिली है। और साथियों भूकंप आया था इसकी दीवार के अंदर साथियों क्या है, हाँ हमें पता चलता है, साक्ष्य मिलता है कि विश्व में सबसे पहले भूकंप कहां पे आया हुआ है, प्राचीनतम भूकंप के जो जहां तक अपन को पता है वहां तक कहां पे आया हुआ है, तो साथियों वो अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा स्थान पे आया था। इनके विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां पे मिलते हैं, देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां पे मिले, कालीबंगा में मिले। भूकंप के साक्ष्य कहां पे मिलते हैं मित्रों, कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। उसके बाद प्राचीनतम नगरों के प्रमाण, इनकी पहले सबसे पहले इतनी बड़ी सिटी कहां पे बनी थी, मैंने आपको बताया कि कालीबंगा क्या थी, एक सिटी थी। तो सबसे प्राचीन साथियों जो नगरों के प्रमाण है वो भी आपके कालीबंगा में हो जाएंगे। यहां पे साथियों यज्ञ कुंड मिले, मतलब साथियों लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, बलि देते थे, क्या करते थे, बलि देते थे, इसलिए साथियों अग्नि वेदिकाएं भी मिली। और यहां से प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल जहां से अग्नि वेदिका और यज्ञ कुंड मिले, तो वो हो जाएगा कालीबंगा। खाते क्या थे सर ये तो बता दो, अरे दो फसल साथ में उगाते थे, दिमाग वाले आदमी थे। अपन आज एक खेत में एक ही फसल उगाते हैं लेकिन ये दो फसलें एक साथ उगाते थे, गेहूं और जौ को एक साथ उगाया करते थे। तो साथियों सबसे पहले गेहूं और जौ को एक साथ उगाने का साक्ष्य भी कहां से मिला, कालीबंगा से। लेकिन साथियों इतना सब कुछ इनके पास था, लेकिन साथियों यहाँ पे साथियों ये लोग क्या थे, इतने संपन्न नहीं थे, थोड़े भाई गरीबों में आया करते थे। तो साथियों इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा गया। अंडरलाइन कर दो, राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है जिसको दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो मित्रों वो आपकी सभ्यता कौन सी हो जाएगी,
कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे लोग वगैरह जो क्या है, जिनका राम नाम सत्य हो जाता था, उनके साथ क्या होता था। तो साथियों, आजकल अपन ने देखा होगा उनको अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मृतकों को साथियों दफनाया जाता था। अपन को वहाँ पे कुछ कब्रें मिली है जिनसे पता चलता है कि मृतक लोगों को क्या करते थे? दफनाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा युग की सभ्यता है, तो इसके समकालीन सभ्यता कौन सी है? जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो मित्रों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता के क्या है? समकालीन है। यहाँ पे जो सामूहिक तंदूर मिला, मतलब चूल्हा है वो साथियों तंदूर के जैसा चूल्हा मिला है, जो सामूहिक रूप से सभी लोग क्या है साथ में है, बहुत ज्यादा लोगों के चूल्हे यहाँ पे मिले हैं। तो साथियों, ये अपनी कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या थी? जानकारी थी। एक बार पूरी क्लास का रिविजन करते हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कहां पे है? उत्तर पश्चिम में। बीच में से अरावली निकलती है, रीढ़ की हड्डी कहेंगे। कितने जिले? 33 जिले। स्वतंत्रता से पहले 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया, वाल्मीकि ने मरुकांतार का, बसंतगढ़ है वो राजधानी द्वितीय, मूणोत नैनसी ने राजस्थान का, राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान कहा गया। अंग्रेजों ने राजपूताना और रजवाड़ा का। सबसे पहले राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने 1800 में कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान का 1829 में। औपचारिक रूप से 26 जनवरी को राजस्थान कहा जाने लगा। बात की जाए यहाँ पे और की, और इसके अंदर क्या कौन कौन सी रियासतें वगैरह हुआ करती थी, तो यहाँ पे आपको रियासतें दिखाई जाए। जो कर्नल जेम्स टोड है इसने राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इसको राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाएगा। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, लीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया और एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। रियासतें यहाँ पे सबसे पुरानी मेवाड़ है, सबसे नई झालावाड़ है, और साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर है, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर है, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, मुस्लिम रियासत टोंक और जाटों की रियासतें भरतपुर वगैरह। चौहानों की अजमेर मुख्य रूप से, और भी इलाकों में चौहानों ने शासन किया। पार्टियों की जैसलमेर और हनुमानगढ़ है वो रियासतें हुआ करती थी। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराणा, अलवर और कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा वर्तमान में टोंक में है, पहले जयपुर में था, वो ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, 1950 तक शामिल नहीं था, इसलिए वहां पे एक मुख्यमंत्री था जिसका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, और 30 जो आपका मार्च है उसके दिन जो राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को क्या? राजस्थान स्थापना दिवस। इतिहास की जानकारी अपन को इन स्रोतों से मिलती है, जिसमें सबसे पहली सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां। हनुमानगढ़ में है, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के और भी अलग अलग नाम है। क्या हुआ यहाँ पे? तो ये इसकी जो खोज है वो अलमानंद घोष ने 1952 में की थी। कार्बन पद्धति के अनुसार इसका समय बता दिया। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बी के थापर है। और साथियों, यहाँ पे नगरीय सभ्यता थी। विश्व में सबसे पहले जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे सड़कें समकोण पर काटती है। और साथियों, विश्व में प्राचीन भूकंप के प्रमाण और नगरों के प्रमाण भी यहीं से मिले। इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा गया। और इंपॉर्टेंट है कि इस सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी थी? मेसोपोटामिया थी। तो ये साथियों अपना यहाँ पे क्या थी? आज की बहुत ही अच्छी क्लास थी। साथियों, अब सबसे पहले सभी से निवेदन रहेगा, जिसने भी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो। और साथियों देखिएगा, ये मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी की पूरी क्या कर ली है? जानकारी दे दी है। तो मित्रों, अब यहाँ पे हम कल से अगली सभ्यता पढ़ेंगे, और राजस्थान के इतिहास के बारे में बेसिक सी बातें बता दी। अगर मित्रों आज समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, 1 दिन में समझ में नहीं आएगा, कम से कम आप 3 दिन मेरी क्लास ले लो, ठीक है। मैं हर किसी से कहता हूँ 3 दिन का तो भाई डेमो भी होता है, तो 3 दिन आप मेरी क्लासेस ले लो। मैं विश्वास करता हूँ आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी बस अपन को रुचि रखनी होगी, जिज्ञासा रखनी होगी कि मुझे समझना ही समझना है। तो साथियों, अब 10 बजे अपनी मानसिक योग्यता की क्लास होने वाली है, 5 मिनट रही है, तो फटाफट से ये क्लास छोड़ के वहां पे आ जाओ फटाफट से। और साथियों, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, और सभी अपने मित्रों को क्या कर दो? शेयर कर दो, ताकि वो भी इस क्लासेस का फायदा उठा सके। रही बात पीडीएफ की, तो 2-3 दिन तो मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। बाद में हो सकता है पीडीएफ क्या हो जाए, पेड वगैरह हो जाए, लेकिन अभी साथियों देखिए, पेड में नहीं करूंगा, क्लासेज पूरी की पूरी फ्री रहेगी। लेकिन पीडीएफ साथियों एडिटर की तरफ से आती है तो वो उनका अलग से, लेकिन मैं अभी आपको फ्री दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी लाइक कर दो, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।